नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। भारत के लोकतंत्र की बुनियाद हमेशा से एक ही सिद्धांत पर टिकी रही है, दोष साबित न होने तक हर कोई निर्दोष है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह सिद्धांत ही बदल जाए तो? अगर सिर्फ एक आरोप, एक गिरफ्तारी और 30 दिन की जेल आपकी कुर्सी, आपका पद, चाहे आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री हो, आपकी पूरी सरकार छिन जाएगी। यही सवाल आज संसद से लेकर सड़क तक गूंज रही है। यही बहस है कि क्या यह सुधार है या सियासत का नया हथियार। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मामला समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। अरविंद केजरीवाल की बात करनी होगी। 21 मार्च 2024 ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अरविंद केजरीवाल वो पहले मुख्यमंत्री बन गए थे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 6 महीने जेल में रहे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया और कहा कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, और चलाया भी। और केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उन्हीं के कैबिनेट के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी मंत्री रहते जेल गए। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री जेल में थे और जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे, क्योंकि वो दोषी नहीं थे, उन पर आरोप लगे थे। ऐसे आरोप जिन्हें वो राजनीति से प्रेरित बता रहे थे। भारत के लोकतंत्र में जो कानून है वो भी तो यही कहता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी शख्स तब तक निर्दोष है जब तक उसे दोषी साबित न कर दिया जाए, अदालत उसे सजा न दे दे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनकी रिहाई, उनका इस्तीफा न देना, यह सब 2024 में हुआ था। केजरीवाल जैसे सरकार चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने और संभवतः आखिरी भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार लोकसभा में जो संविधान संशोधन लेकर आई है, अगर वो पास हो जाता है तो आगे चलकर कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। बिल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को किसी संगीन आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और वो 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, या 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बिल के मुताबिक यह तब लागू होगा जब उन पर ऐसा आरोप लगा हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। सरकार इसे नैतिकता का तकाजा बता रही है और विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का टूल बता रही है, हथियार बता रही है। कानून के दुरुपयोग और पुलिस स्टेट बन जाने की आशंका तो है ही। खैर, 19 अगस्त की शाम को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री की तरफ से नोटिस जारी कर बताया गया कि 20 और 21 अगस्त को 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें से 3 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा, या उस पर और गहन चर्चा की जाएगी। इन तीनों बिलों में प्रस्ताव क्या है, अब वो आपको विस्तार से बताते हैं। इन बिलों का मकसद है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी मंत्री को गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर यह बिल कानून बनते हैं तो गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मंत्री को हटाया जा सकता है। अब इस संविधान में ऐसे मामलों में पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी यह बिल संविधान में संशोधन करने वाले बिल हैं। पहले है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। क्या होगा इन बिलों में, अब वो जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 मौजूदा कानून की धारा 45 से संशोधन करेगा। अभी ऐसा प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। यह बिल पौंडीचेरी में लागू होगा।
दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल 2025। यह बिल अनुच्छेद 75 जो केंद्रीय मंत्रियों के लिए है, अनुच्छेद 165 जो राज्य के मंत्रियों के लिए है और अनुच्छेद 239A जो दिल्ली के लिए है, उसमें संशोधन करेगा। यह बिल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के जरिए 2019 के कानून की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा। यह जम्मू कश्मीर में लागू होगा। अभी इस कानून में ऐसा नियम नहीं है कि गंभीर अपराधों में हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। तीनों विधेयकों का काम एक ही है, लेकिन इन्हें अलग अलग रीजन के हिसाब से पेश किया गया है। मकसद वही है कि कोई भी नेता जिसे जनता यानी अपने और हमने चुना है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो चाहे आरोप साबित हो या न हो, 30 दिन के हिरासत के बाद उनकी गद्दी छिन जाएगी, यानी उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब सवाल यह भी है कि किसे कौन हटाएगा और गंभीर अपराध कौन से होंगे। बिल के अनुसार गंभीर अपराध उन्हें माना जाएगा जिन्हें 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान है। अगर जेल में कोई केंद्रीय मंत्री है तो उनके मामले में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देंगे। मामला प्रधानमंत्री का है तो उन्हें भी 30 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन उन्हें भी हटा दिया जाएगा। इसी तरह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के मामले में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल यानी गवर्नर उन्हें पद से हटा सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जब यह बिल लोकसभा में पेश किया तो जमकर हंगामा होने लगा। अब सवाल यह उठता है कि गंभीर अपराध किनको कहा जाएगा? वो गंभीर अपराध कौन से होंगे जिनमें 5 साल की सजा होगी? बिल में कहा गया है कि वह अपराध जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, मगर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के अनुसार भारत में ऐसे 2000 अपराध हैं जिनमें सजा 5 साल से ज्यादा की है। इनमें वह अपराध भी हैं जो जघन्य हैं, जैसे ट्रैफिकिंग या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और वो अपराध भी शामिल हैं जो इतने सीरियस नहीं हैं, जैसे एक पुलिस अधिकारी को काम करने से रोकना। लेकिन विपक्षी दलों का सवाल ये भी है कि कहीं इन विधेयकों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तावित 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर बड़ा हमला है। इसका असली मकसद गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों को तोड़ना दिखाई देता है। वोट चोरी के आरोपी के बीच इसे लाना सवाल खड़े करता है। हम चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। विपक्ष का यह सवाल पूरी तरह से नाजायज भी नहीं है। 21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाई थी। कहा था कि एजेंसी अपना इस्तेमाल राजनीतिक फायदा के लिए क्यों करवाना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट ने 2022 में बताया गया था कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद ईडी की कार्यवाहियां विपक्षी दलों के खिलाफ ज्यादा हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया था कि 2014 से 2022 तक ईडी ने कुल 121 नेताओं पर केस दर्ज किए थे और गिरफ्तार किया गया था या पूछताछ की गई थी। इनमें से करीब 95% नेता विपक्षी दलों के थे। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप विपक्षी दल लंबे समय से लगाते आ रहे हैं। वहीं अगर 2004 से 2014 तक के आंकड़ों पर नजर मारी जाए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब ईडी ने सिर्फ 26 नेताओं पर एक्शन लिया था। इनमें से 56% यानी 14 नेता विपक्षी दलों के थे, यानी हिसाब लगभग बराबर था। क्या एनडीए सरकार के समय विपक्षी दलों के नेता ज्यादा अपराध करने लगे हैं? दूसरा मुद्दा है उस भावना का जो भारत के कानून में सर्वोपरि है। वो भावना है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता। लेकिन यह बिल तब भी मंत्रियों को पद से हटाने की बात करता है।
अगर उन्हें सिर्फ हिरासत में भी लिया गया हो, अपराध चाहे सबूत हो या न हो। खैर, ये तो हो गई कानून की बात। अब बात करते हैं सदन की। नैतिकता हमारे व्यवहार का एक तरीका होता है जो सही और गलत के बीच अंतर करने और उचित व्यवहार करने का सिद्धांत देता है। इसी नैतिकता को आधार बनाकर लाया गया है ये विधेयक, जो तय करता है हमारे नीति नियंताओं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का भविष्य। लेकिन इस कानून को पेश करते समय सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ वह तो कतई नैतिक नहीं था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने वो किया जो कभी नहीं हुआ। बिल की कॉपियां फाड़ी गई और उसे हवा में लहरा दी गई। प्रस्ताव पढ़ रहे गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर कल्याण बनर्जी और किरण रिजिजू आपने सामने आ गए। वीडियो देखिए। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा का की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की। एक तरफ नैतिकता की दुहाई दी जा रही थी और दूसरी तरफ जबरदस्त हंगामा हो रहा था। जिस कानून पर चर्चा होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, दोनों तरफ से तर्क रखे जाने चाहिए थे, उस पर महज नारेबाजी और हंगामा हो रहा था। और इस हंगामा की भेंट चढ़ गई कई सवाल यह है कि गिरफ्तारी के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री का पद छोड़ना जरूरी क्यों है? इस नैतिकता को कानून बनाना क्यों जरूरी है? इस बात की क्या गारंटी है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? कानून का इस्तेमाल राज्यों की सरकार को गिराने और राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं होगा। लेकिन चर्चा की बजाय हुआ तो सिर्फ हंगामा। बहरहाल, लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं बल्कि न्याय और संतुलन का नाम है। आज सवाल यही है, यह कानून सत्ता को जवाबदेह बनाएगा या लोकतंत्र को कमजोर करेगा? निर्णय संसद में होना है, असर सड़कों पर दिखेगा और गवाही आने वाली पीढ़ियां देंगी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।